Hello students, welcome to the fifth volume of this unit. Theory of ऐसी रिएक्शन। यहाँ पे हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जानते हैं कि जो स्टेप स्लो होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, जहाँ पे सिग्मा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। तो आप यहाँ पे देखोगे रिएक्शन में कि बेंजीन की जब रिएक्शन होती है और वहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट लगता है तो ऊपर जो भी ग्रुप लगेगा, अब वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा, तो वही मैटर करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे हम रेट ऑफ ऐसी रिएक्शन के बारे में बात करेंगे कि जब नॉर्मल बेंजीन जो होता है उस पर अगर हम कोई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। अगर पहले से ही बेंजीन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा है, कोई ग्रुप लगा है, तो उसके बाद उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे केस 1 में हम देखेंगे व्हेन S इज एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप द रेट ऑफ ऐसी रिएक्शन इज़ फास्टर देन दैट ऑफ बेंजीन। तो मतलब नॉर्मल बेंजीन पे जो रिएक्शन होती है उससे फास्ट रिएक्शन होती है अगर बेंजीन पे लगा हुआ सब्स्टिट्यूएंट अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो तो यहाँ पे आप रिएक्शन में देखोगे बेंजीन पे पहले सब्स्टिट्यूएंट जो लगा है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। उसके बाद जब इलेक्ट्रोफाइल आता है तो अब इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पे लगेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इसलिए यहाँ पे जनरल एक रिएक्शन दिया गया है, नीचे इलेक्ट्रोफाइल और हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन दिखाया गया है। सेकंड केस देखते हैं जब बेंजीन रिंग पे पहले से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो तो When S is an electron withdrawing group, the rate of ऐसी reaction is slower than that of benzene। मतलब नॉर्मल बेंजीन पे होने वाली ऐसी रिएक्शन से भी कम होता है रेट ऑफ रिएक्शन जब पहले से ही बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो। अब आगे एंथैल्पी डायग्राम देखते हैं जहाँ पे बेंजीन के साथ इन दोनों केसेस की कंपैरिजन करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में। एंथैल्पी डायग्राम में आपको ये जो तीन ग्राफ मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, नॉर्मल बेंजीन और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के। तो जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है वो ज़्यादा स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो लेस स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट और सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो यहाँ पे आप इन तीनों की एक्टिवेशन एनर्जी देखोगे, EA1, EA2 और EA3 है। तो फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, नॉर्मल बेंजीन की एक्टिवेशन एनर्जी उससे कम है और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की एक्टिवेशन एनर्जी उससे कम है। यहाँ पे देखते हैं इंडक्टिव एंड रेजोनेंस इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट में आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक एग्जांपल है ट्राईफ्लोरोमिथाइल बेंजीन। तो बेंजीन के ऊपर जो CF3 ग्रुप लगा है तो यहाँ पे कार्बन के पास 3 फ्लोराइड जो एलिमेंट है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसकी वजह से वो कार्बन जो है जिसके साथ वो तीनों अटैच है वहाँ से वो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचता है। तो आप आगे देखोगे कि CF3 बेंजीन जो है ट्राईफ्लोरोमिथाइल बेंजीन वो आगे इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पे अटैक करेगा तो वहाँ पे मेटा पे ही जाएगा, बट आगे एक ट्रांजिशन स्टेट और ट्रांजिशन स्टेट के बाद सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाता है। अब इस कंपाउंड ट्राईफ्लोरोमिथाइल बेंजीन में जब कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो उसमें से वो ऑर्थो, पैरा या मेटा पे जो अटैक करेगा उस तीनों में से कौन सा सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा स्टेबल होता है वो हम देखेंगे। अब इस कंपाउंड में जो ऑर्थो और पैरा अटैक होता है इलेक्ट्रोफाइल का ट्राईफ्लोरोमिथाइल बेंजीन में, तो ट्राईफ्लोरोमिथाइल पे जब पहला इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है ऑर्थो अटैक में, तो वहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे जब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है तो वो जो डबल बॉन्ड है उस डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो ले लेता है और इस बेंजीन रिंग के साथ वो बॉन्ड बनाता है। तो आगे आप स्ट्रक्चर में देखोगे तो वहाँ पे फर्स्ट जो पॉजिटिव चार्ज आया कार्बोकेटायन बनता है। अब उसे पूरा करने के लिए जो नज़दीक वाला डबल बॉन्ड है वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, तो वहाँ पे अगेन प्लस चार्ज आता है। तो ऐसे पूरी रिंग में प्लस चार्ज है और नेक्स्ट में वही जो प्लस चार्ज है वो CF3 के नज़दीक वाले कार्बन पे भी दिखाता है। तो इसकी वजह से वहाँ पे वो जो स्ट्रक्चर है वो अनस्टेबल बनता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स। सेम यही चीज़ पैरा अटैक में भी होता है।
तो वहाँ पे पैरा पोजीशन में जो इलेक्ट्रोफाइल आता है तो वो वाला डबल बॉन्ड इलेक्ट्रोफाइल को अपने इलेक्ट्रॉन देता है, और आप देखोगे वहाँ पे आगे जो प्लस चार्ज है वो पैरा के नज़दीक वाले कार्बन पे है, फिर आगे मूव करेगा। इस तरह से अगेन वो CF3 वाले कार्बन के नज़दीक जाएगा, अगेन एक अनस्टेबल स्ट्रक्चर बनता है। अब नेक्स्ट देखते हैं मेटा अटैक। तो मेटा अटैक में आप देखोगे कि मेटा पोजीशन पे जो इलेक्ट्रोफाइल आया तो उसने जो डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो वहाँ पे प्लस चार्ज आता है। अगेन उसको पूरा करने के लिए, उस प्लस चार्ज को पूरा करने के लिए नज़दीक वाला जो डबल बॉन्ड है उसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो वहाँ पे सामने भी एक अगेन प्लस चार्ज आया, और वही स्ट्रक्चर को आगे प्लस चार्ज वहाँ से रिमूव करने के लिए वो अपने डबल बॉन्ड बैक दे देता है। तो वहाँ पे नीचे भी थर्ड स्ट्रक्चर में भी एक प्लस चार्ज दिख रहा है, बट आप देखोगे कि मेटा जो अटैक है, मेटा अटैक, वहाँ पे तीनों जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल है, तो वहाँ पे इस कंपाउंड का जो मेटा अटैक है वो ज़्यादा फेवरेबल है और वही प्रोडक्ट हमको मिलती है। तो इन तीनों स्ट्रक्चर में जो प्लस चार्ज है वो अगर दिखाना है तो नीचे लिखा है हाइब्रिड सिग्मा कॉम्प्लेक्स, तो पूरी रिंग में वो प्लस चार्ज है, और मेटा जो पोजीशन पे वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है वो भी दिखा रहा है। तो आगे वही हाइड्रोजन वहाँ से सब्स्टिट्यूट होके हमको मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलती है। नाइट्रेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन एंड फॉर्मेशन ऑफ मेटा नाइट्रोबेंजीन गिविंग मैकेनिज्म। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हम अगर बेंजीन की नाइट्रेशन रिएक्शन करते हैं तो नाइट्रोबेंजीन बनता है। अब वही नाइट्रोबेंजीन की अगेन हम नाइट्रेशन रिएक्शन करते हैं तो वो जो इलेक्ट्रोफाइल NO2+ है वो कहाँ पे आएगा, मेटा पोजीशन पे, और बनाता है मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन। तो उसकी मैकेनिज्म हम देखेंगे। अब आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है वो मेटा पोजीशन पे क्यों लगता है, बिकॉज यहाँ पे बेंजीन रिंग पे जो पहले से ही NO2 ग्रुप है वो है पावरफुल डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन पुल करने वाला ग्रुप। तो वो क्या करेगा, बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करता है। तो नीचे आप दिखोगे इंडक्टिव इफेक्ट, पहले से नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है। तो अभी आप उसका आगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखोगे कि कैसे वहाँ पे नाइट्रोजन है वो बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करेगा, तो बेंजीन रिंग में प्लस चार्ज आता है। ऑर्थो पे जो उसकी ऑर्थो पोजीशन है, पैरा पोजीशन पे है, अगेन ऑर्थो पोजीशन पे वहाँ पे प्लस चार्ज आता है, और लास्ट में वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बाद यहाँ पे वो मेटा पोजीशन पे आने वाला इलेक्ट्रोफाइल अटैच होता है, और वो है होता है स्टेबल स्ट्रक्चर। जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि जो नाइट्रो ग्रुप है बेंजीन पे लगा हुआ, वो आने वाले इलेक्ट्रॉन फाइल के लिए क्या करता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन को वो ब्लॉक कर देता है, डीएक्टिवेट करता है। इसलिए जो मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो जो स्टेबल स्ट्रक्चर हमको मिलता है वो ज़्यादा प्रेफरेबल है। यहाँ पे आप ये जो 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वहाँ पे भी देख सकते हो कि जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स का रेजोनेंस स्टेबिलाइजेशन है वो भी मेटा अटैक को ही सपोर्ट करता है कि वो स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा प्रेफरेबल है। अब हम ऑर्थो और पैरा केस में देखते हैं कि वहाँ पे जो NO2 ग्रुप लगा है, वहाँ पे जो कार्बन के साथ अटैच है NO2, तो वहाँ पे भी प्लस चार्ज आता है, इसलिए वो सिग्मा कॉम्प्लेक्स को डीएक्टिवेट करता है। इसलिए मेटा पोजीशन जो है वो ज़्यादा स्टेबल बनाती है स्ट्रक्चर को। हैंस वी विल गेट मेटा नाइट्रोबेंजीन फ्रॉम नाइट्रोबेंजीन बाय फर्दर नाइट्रेशन। यहाँ पे देखते हैं नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल। एनिसोल का मतलब मिथॉक्सी बेंजीन, बेंजीन पे OCH3 जिसको हम बोलते हैं एनिसोल। अब एनिसोल का जब नाइट्रेशन करेंगे तो हमको कौन से पोजीशन पे NO2 ग्रुप मिलेगा। अब जो OCH3 ग्रुप है वो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मतलब वो रिंग को एक्टिवेट करता है, ऑर्थो पैरा ग्रुप को एक्टिवेट करता है। इसलिए हमको यहाँ पे प्रोडक्ट जो मिलेगी वो ऑर्थो और पैरा नाइट्रो एनिसोल मिलेगा। अब हम इसका स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म देखते हैं। अब ये OCH3 ग्रुप जो है वो बेंजीन रिंग को कैसे एक्टिवेट करके ऑर्थो और पैरा ग्रुप पे सब्स्टिट्यूशन जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल होता है उसको अटैचमेंट होता है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाता है, वो हम देखते हैं। तो ऑर्थो अटैक में आप देखोगे फर्स्ट एज जो स्ट्रक्चर है वहाँ पे ऑर्थो पे जब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है तो वहाँ पे मेटा पोजीशन पे प्लस चार्ज आया। अब नज़दीक वाला जो डबल बॉन्ड है वो उसको इलेक्ट्रॉन देगा, और अगेन
सेकंड बी में आप देखोगे कि वहाँ पे भी प्लस चार्ज आता है, तो वही प्लस चार्ज आगे फॉरवर्ड होता है और जो OCH3 ग्रुप का ऑक्सीजन और कार्बन है बेंजीन रिंग का, वहाँ पे जो कार्बन है फर्स्ट कार्बन, वहाँ पे प्लस चार्ज आता है। तो उसके बाद जो डी स्ट्रक्चर है, तो ऑक्सीजन के पास जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो उसको डोनेट करता है, वैसे एक ये स्टेबल स्ट्रक्चर देता है। सेम यही चीज़ पैरा अटैक में भी होती है। अब मेटा अटैक में आप देखोगे कि जो मेटा पोजीशन है वहाँ पे जब इलेक्ट्रोफाइल आता है तो नज़दीक वाले कार्बन के पास से वो जो डबल बॉन्ड था वहाँ से उसने डबल बॉन्ड इलेक्ट्रोफाइल ने लिया। अब वहाँ पे प्लस चार्ज आया, तो बी स्ट्रक्चर में आप देखोगे उसको पूरा करने के लिए वहाँ पे नज़दीक वाला जो डबल बॉन्ड है उसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, वैसे ही वो पैरा पोजीशन पे भी प्लस चार्ज आता है सी में। Therefore, ortho and para complex, sigma complex is more stable. Hence, we will get a mixture of ortho and para nitroanisole or nitration of anisole. Thank you.